आप सभी प्रतियोगियों को गैमेट स्टडी सेंटर की ओर से नमस्कार। गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग वर्ष 2013 की जो निरस्त परीक्षा है उसमें आए हुए प्रश्नों पर अंतिम क्लास करेंगे। क्लास का उद्देश्य आप सबको विदित है, ऑथेंटिक आंसर प्राप्त करना तथा उस आंसर के साथ में जब हम व्याख्या करते हैं उससे जो नए प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे उससे पहले आप सब लोग जो है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग अवश्य इसको शेयर कर दें जिससे चैनल का विस्तार हो और इस चैनल द्वारा प्रदत्त कंटेंट का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्र जो है सफल हो सकें, यही हमारी मनोकामना है। आइए हम लोग जो है आज के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101। हम लोग 1 से लेकर 100 तक कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन कौन होगा? 101 होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है एरण से, बी है जूनागढ़ से, सी है मंदसौर से और डी है सांची से। तो सती प्रथा का जो अभिलेखी साक्ष्य है इस पर हम बात करते हैं। गुप्त शासक थे, गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है, क्या पता चलता है कि हूणों ने, किसने? हूणों ने, हूणों के आक्रमण, गुप्त राज्य पर हूणों ने आक्रमण किया था। उसका नेता था तोरमाड़। नेता कौन था? तोरमाड़। और इस आक्रमण में क्या हुआ था? इनके सेनापति भानुगुप्त को जो सेनापति थे सुलक्षण वंशीय गोपराज, इनके सेनापति सुलक्षण वंशी गोपराज मारे जाते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी क्या होती है? इनकी पत्नी सती होती है। तो यह बात किसे पता चलती है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। यही सती प्रथा के विषय में या सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है या प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। एरण अभिलेख अभिलेखीय प्रमाण है। समझ गए? ये जो युद्ध हुआ था भानुगुप्त के समय में जिसमें जो है गोपराज मारे गए थे, इस युद्ध को इतिहासकार हैं हेमचंद्र राय, नाम सुना होगा, हेमचंद्र राय चौधरी इतिहासकार हैं। इन्होंने इस युद्ध को कहा है वार ऑफ लिबरेशन, मतलब स्वतंत्रता का युद्ध था। और इसी एरण अभिलेख में भानुगुप्त को क्या कहा गया है? एक उपाधि दी गई है, पृथ्वी प्रवीर पार्थ। पार्थ माने अर्जुन। इसी एरण अभिलेख में भानुगुप्त की उपाधि है पृथ्वी प्रवीण पार्थ की। पृथ्वी प्रवीण पार्थ, पार्थ माने अर्जुन। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की जो प्रमाण है वो है एरण अभिलेख। और ऑप्शन ए में क्या आपको दिया गया है? एरण अभिलेख। यह प्रश्न पहले भी पीजीटी में पूछा गया है। गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर जाइए, पीजीटी 2011 में दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 33 में क्या था? सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। ये क्वेश्चन है, पहले पूछा गया था फिर पूछा गया है। आइए 102 में महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ए है सत्य, बी है अहिंसा, सी है अपरिग्रह, डी है ब्रह्मचर्य। तो अब पहले पता चले जोड़ने से पहले कौन कौन से व्रत थे और किसने दिए थे। तो
जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ठीक। पार्श्वनाथ के बारे में दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते थे। एक कहाँ के राजा थे, दूसरा सम्मेद शिखर किससे संबंधित है। तो ये जो है काशी के राजा अश्वपति के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वपति के पुत्र थे। इन्होंने सम्मेद शिखर पर तपस्या की थी, जिन जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो सम्मेद शिखर किससे जुड़ा हुआ है, तो यहां से क्लियर हुआ। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था चतुर्याम। चतुर्याम मतलब 4 आयाम है इसमें। ये कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इतना समझ में आया? 4 दिया था उन्होंने, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर 23वें के बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर। वे कौन होते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इन्होंने इसमें जोड़ा एक और आयाम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो अब ये जो है 4 इनके, एक महावीर स्वामी के मिलकर हो गए 5 महाव्रत। 5 हुए 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत महावीर की शिक्षा में है, चतुर्याम पार्श्वनाथ की शिक्षा में है, ये समझना है। और महावीर ने 5 महाव्रत ये बताया, ये भिक्षुओं के लिए है। भिक्षुओं के लिए से ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। और बताया कि गृहस्थों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की 5 अणुव्रत। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन तो किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन तो किया जाता है, लेकिन बहुत अधिक बल उस पर नहीं दिया जाता है। ये गृहस्थों के लिए है। अगर गृहस्थों के संबंध में पूछे तो 5 अणुव्रत है, जैन धर्म से संबंधित है। भिक्षुओं के संबंध में पूछे तो 5 महाव्रत है, वो अगेन जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए आपको समझ में आ गया कौन से जोड़ा होगा। विकल्प डी देखिए, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। देखिए इससे पहले पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट चाहिए 2000 में 2002 में क्वेश्चन नंबर 64 महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है ना, 5 महाव्रत वाला आया। निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? यहां ब्रह्मचर्य सम्मिलित नहीं होगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं हम लोग। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है बलबन, डी है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसको समझने के लिए हमको एक घटना को समझना होगा। उस घटना में होता क्या है, सिंध नदी के तट पर जो है आकर के एक मंगोल शासक चंगेज खां खड़ा होता है और वह पीछा करता रहता है ख्वारिज़म साम्राज्य के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी का। तो उसके परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो हम यहाँ से क्लियर कट उत्तर निकाल लेंगे कि चंगेज खां का समकालीन सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था। तो चंगेज खां ने क्या किया, ख्वारिज़म साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। साम्राज्य क्या किया, तहस नहस कर दिया। उसके शासक अलाउद्दीन महमूद शाह ख्वारिज़म शाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। तो उसका जो पुत्र था अलाउद्दीन का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी, ये भारत की ओर चला, भारत की ओर चला और सिंध नदी तक आया। अब सिंध नदी तक आया तो चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए
1221 ईस्वी में सिंध नदी तक आ गया। कौन? चंगेज खां आ गया। जलालुद्दीन मंगबरी ने इल्तुतमिश से शरण और सहायता की मांग की। इल्तुतमिश ने हिला हवाला किया और उसको शरण नहीं दिए। तो फलता हुआ क्या, निराश होकर 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरी वापस ईरान चला गया। उसके जाने के बाद चंगेज खां भी सिंध नदी से वापस चला गया। इस तरह से मंगोल आक्रमण की एक जो विभीषिका, बहुत बड़ी विपत्ति नवगठित नई नवेली सल्तनत पर जो आने वाली थी वो समाप्त हो गई। तो ये बात 1221 से 1224 में है। और हम देखेंगे 1211 से 1236 तक शासन किसका था, तो हमको मिलेंगे इल्तुतमिश का शासक था। तो ऑप्शन ए में देखिए कौन है, इल्तुतमिश है। तो ये आपका यही सही उत्तर होगा, कोई शक, कोई समस्या नहीं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, देखिए पीजीटी 2003 में क्वेश्चन नंबर 43, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था। वहां पर भी यही परिचर्चा हम लोगों ने आपस में किया था। आगे चलें। क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। ए है गुरु हरकिशन, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है गुरु अर्जुन देव। तो आइए इसको समझा जाए। जहांगीर के समय प्रथम विद्रोह जो है, पहली बार विद्रोह अगर किसी ने किया था तो उनके पुत्र, क्या नाम था, खुसरो ने किया था। कब किया था? 1606 ईस्वी में। विद्रोह करने के बाद खुसरो जो है भाग करके पंजाब आ गए, तरन तारन में गुरु थे अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, इनकी राजकुमार खुसरो की आर्थिक सहायता की और बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। जाओ बादशाह बन जाओगे, बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद भैरोवाल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? भैरोवाल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में खुसरो हार गया, खुसरो पराजित हुआ। अब इसकी पराजय के बाद जहांगीर ने निश्चय किया कि विद्रोही राजकुमार को सहायता देने के कारण इन पर गुरु अर्जुन देव पर कार्रवाई की जाए। तो उसने क्या किया, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की सभी संपत्ति का अपहरण कर लिया, अपहरण किया। प्लस उसने हर्जाने के रूप में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि आपने उसकी सहायता की है, राज्य के खिलाफ काम किया है। जब गुरु अर्जुन देव ने शायद जुर्माना देने से मना कर दिया, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इनको एक चंदू साहू के पास दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव को कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। अंत में वो जल समाधि ले लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या है? गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। आइए इसको देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो, जिसको जहांगीर हुतात्मा संत कहता था, द्वारा 1606 ईस्वी में किया गया। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में बंद करा दिया। खुसरो यहां से निकलकर तरन तारन आया।
गुरु अर्जुन देव ने से मिला, उन्होंने उसकी आर्थिक मदद की और बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। खुसरो भैरवाल के युद्ध में जहांगीर से पराजित हो गया। खुसरो की सहायता के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार करने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके पंजाब के दीवान थे चंदू शाह के हवाले कर दिया। दीवान चंदू ने गुरु को गर्म तेल और सलाखों से दागना जैसी तरह तरह की सजाएं दी। अंततः उन्होंने रावी नदी में जल समाधि ले ली। एक बार जो है आपकी टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या का जिम्मेदार कौन था, उसमें विकल्प में दीवान चंदू शाह है, तो इसको यहां से जरूर आप लोग देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन नंबर है 105, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 है खिलाफत आंदोलन, 3 है असहयोग आंदोलन, 4 है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आइए इसको समझते हैं। जब जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18, इसमें क्या किया, ब्रिटेन ने तुर्की पर आधिपत्य किया और खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया। खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया। जब खलीफा की सत्ता को समाप्त किया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? खलीफा जो है मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे, माने जाते थे। मुसलमानों के धार्मिक गुरु पर ही इस तरह का बलात् शक्ति का प्रयोग किया गया। इससे जो हिंदुस्तान में मुसलमान क्रोधित हुए। मुसलमानों ने क्या किया, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन का जो है नेतृत्व यहां पर दिया अली बंधुओं ने। अली बंधु पूछता है कौन कौन जुड़े हैं, तो मोहम्मद अली होंगे और शौकत अली। अली बंधुओं में मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, हशरत मोहानी, ये सब इससे जुड़े रहे। और इसको समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने। इसको खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने दिया और उन्हें जो है 1920 में प्रारंभ असहयोग आंदोलन से खिलाफत को जोड़ दिया महात्मा गांधी ने। इस तरह से खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और 24 में समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 22 में समाप्त हुआ, चौरा चौरी कांड के बाद। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में चला, जो 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो अगर आप इसको देखिए तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो क्या है? सबसे पहले प्रारंभ हुआ था खिलाफत, तो 2, उसके बाद असहयोग आंदोलन 3, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1, फिर 4 भारत छोड़ो आंदोलन 2, 3, 1, 4। अब विकल्प में देखिए 2, 3, 1, 4 नहीं है, तो अब हमको किसी न किसी जुगाड़ से आंसर को निकालना पड़ेगा। तो अब हम ये देखें कि असहयोग पहले किया जाए कि खिलाफत पहले किया जाए। तो इन दोनों में देखिए असहयोग 20 से कब खत्म हुआ? 22 में। खिलाफत कब खत्म हुआ? 24 में। तो अगर इसको ध्यान रखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे? खिलाफत करेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 3, 2, 1, 4। तो देखिए विकल्प सी क्या है? 3, 2, 1, 4 इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसी को आप जो है सही उत्तर मानिए। प्रश्न 106 है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया?
ए है पुरंदर, बी है रायगढ़, सी है सलहार और डी है सिवनेर। में 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1674 में रायगढ़ में उनको जो है राज्याभिषेक हुआ था। पुरंदर में 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इस सिलहार बचा हुआ है, तो आइए इसको समझते हैं। औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय मुगल मराठा युद्ध चल रहा था। मराठा में शिवाजी थे, मुगलों के सेनापति औरंगजेब के चल रहा था। इसी दौरान 1672 ईस्वी में नासिक में जिले के 2 किले, एक था सलहार, दूसरा था मुल्हेर। तो 1972 में इन किलों पर अधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसे सलहार का युद्ध और दूसरा मुल्हेर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ था, क्यों इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, क्यों आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसको समझिए। इस युद्ध में मराठा सेनापति मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुजर प्लस 50,000 सेना के साथ मुगलों का मुकाबला खुले मैदान में किया। खुले मैदान में पहली बार किया। मतलब समझ रहे हैं, इससे पहले एक गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे। अब क्या हुआ, अब एक खुले मैदान में भी युद्ध जीत सकते हैं, इस सलहार के युद्ध से प्रमाणित हो गया। अभी तक युद्ध करके भाग जाते थे, अब क्या है, युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए हैं और खुले मैदान में जीता, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। सलहार के बाद फिर मुल्हेर की लड़ाई हुई, वहां पर भी मराठा विजित हुए, इसलिए इसका जो सही उत्तर क्या है, सी है, सलहार का युद्ध। आइए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। औरंगजेब के समय में मराठों एवं मुगलों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। शिवाजी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। इसी दौरान नासिक जिले के किले सलहार और मुल्हेर राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि खंडेश और सूरत जाने का मार्ग पर ही ये किले स्थित थे। मराठों और मुगलों के बीच सलहार का युद्ध 1672 में हुआ। मराठा सेनापति पेशवा मोरोपंत पिंगले प्रतापराव गुजर की अगुवाई में 50,000 की सेना ने मुगलों को पराजित किया। यह मराठों की पहली विजय थी, जिसमें उन्होंने खुले मैदान में लड़ा। इस विजय को इतिहासकार मराठा साम्राज्य का निर्णायक मोड़ मानते हैं। क्या था ये? एक निर्णायक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। सलहार विजय के तुरंत बाद मराठों ने सीमावर्ती मुल्हेर किला भी जीत लिया। इससे मराठों को उत्तर महाराष्ट्र में मजबूत आधार मिल गया। इन दोनों विजयों के बाद यह प्रमाणित हो गया कि मराठे केवल गुरिल्ला युद्ध तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े एवं खुले मैदान में भी विजयी रह सकते हैं, हो सकते हैं। मराठों को आर्थिक एवं सामरिक लाभ हुआ। औरंगजेब के समझ में आ गया कि शिवाजी और मराठे केवल स्थानीय शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई साम्राज्य शक्ति हैं। समझ गए सलहार के युद्ध के महत्व को। आगे चलते हैं। प्रश्न है 107 निम्नलिखित में से कौन युग में नहीं है, मतलब इसमें से कौन जो है चीजें युग में नहीं है। आइए देखते हैं। धौलावीरा की खोज किसने की थी? जगपत जोशी ने, जेपी जोशी ने की थी। और उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। ये कहाँ है धौलावीरा? गुजरात के कच्छ में है। क्लियर? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं किसी। और ये है मनहर व
मनसेहरा नदी के बीच में। ठीक। लोथल करा बीके थापड़। लोथल की खोज और उत्खनन दोनों कराया था S.R. राव ने। समझ गए? यह कहां पर है? यह जो है अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। ये किस नदी पर है पूछा जाता है? भोगवा और साबरमती के संगम पर है। भोगवा एंड साबरमती, साबरमती नदी के संगम पर है। तीसरा कह रहे हैं दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थान की खोज और उत्खनन इन्होंने करवाया था। ये कहां पर है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। मांटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है, रावी नदी के तट पर है। ये सुरकोटड़ा, इसको जगपति जोशी इसका खोज और उसका उत्खनन करवाया था। यह भी जो है गुजरात के काठियावाड़ में है। काठियावाड़ में है। और यह मादर नदी, कौन सी नदी है? मादर नदी के किनारे है। अब आप देखो, कह रहा युग्म नहीं है तो लोथल में आप जाइए, जिसका युग्म बनेगा S.R. राव से। यही युग्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। प्रश्न संख्या 108 है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता का आरंभ कहां से हुआ? ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ और डी कानपुर से, ना। तो आइए हम लोग 1857 विद्रोह के बारे में समझते हैं कि अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी और शोषक नीतियां थी, इससे भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक, सामरिक सब कुछ ढांचा गड़बड़ाया। और फिर जो है चर्बी लगे जो कारतूसों की बात आई, उसने क्या किया? चिनगारी का काम किया। फिर जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहले जो है चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को मना किया। आप समझिए, एक बार प्रश्न पूछा गया है, 23 जनवरी 1857 में दमदम के सिपाहियों ने, दमदम के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों को मना कर दिया है। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्होंने मना कर दिया। इनको सजा दी गई। फिर आइए 26 फरवरी 1857 में, 26 फरवरी 1857 में कहां के? बहरामपुर के 19वीं एनआई बटालियन रेजिमेंट के, एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने भी चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मनाही कर दी गई, उन्हें भी सजा दी गई। फिर आइए 29 मार्च 1857 में कहां पर? बैरकपुर आपको पता होना चाहिए। बैरकपुर कहां है? मुर्शिदाबाद के पास में, मुर्शिदाबाद के पास। यहां पर 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे। रेजिमेंट के सैनिक थे कौन? मंगल पांडे। इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करके अपने एजुटेंट सार्जेंट जो थे, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को गोली मारी और बाग मर गया
और ए बच गया, मरने से बच गया। तो एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि मंगल पांडे ने किसको गोली मारी और किसकी हत्या की। अगर पूछे गोली मारी तो ह्यूरिसन को, हत्या की तो बाघ को। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज तो छोड़ने वाले थे नहीं। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। एक तिथि पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में कि मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था, फिर मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। ये आप समझ गए। अभी हम अपने उत्तर तक नहीं पहुंचे हैं, हम अपने उत्तर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो 3 4 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बने थे उसको समझते चले। तो अब हुआ क्या कि जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई तो 24 अप्रैल 1857 में आपके मेरठ के देसी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने भी चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उनको सजा दी गई, तोपों को आगे बांध करके उनको उड़ा दिया गया। इससे क्रोधित हो गए सैनिक और 10 मई 1857 को सैनिकों का आम विद्रोह हुआ। किसका हुआ? सैनिकों का। सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों का आम विद्रोह का मतलब सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और उसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली आए। उसके बाद से 1857 का विद्रोह क्षेत्रीय आधार पर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, इन सब स्थानों पर, इलाहाबाद तेजी से फैल गया। तो अब आप समझिए, इसमें कह रहा प्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था। इसमें आप देखेंगे क्या है, मेरठ है सी वाला विकल्प ना। अगर यही पर जो है दमदम दे देता, यहीं पर अगर बैरकपुर दे देता तो हम मेरठ पर नहीं जाते, लेकिन मेरठ के बाद ही लखनऊ, झांसी, कानपुर के विद्रोह हुए थे, इसलिए वहां गए हैं। यह प्रश्न पहले भी पीजीटी में पूछा गया 2004 में, 5वीं क्लास के 105 में देखिएगा, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? ए है उपनयन, बी है समावर्तन, सी है ब्रह्मचर्य, डी है सीमांतोन्नयन। संबंधित नहीं है उपनयन, समावर्तन, सीमांतोन्नयन, ये सब क्या है? संस्कार हैं। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में 16 संस्कार का प्रावधान है, जो कहाँ से शुरू होता है? गर्भाधान से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? अंत्येष्टि तक। अंत्येष्टि तो पहला है, 16वां है। उसके बाद जो है प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षा से संबंधित नहीं है। उपनयन संस्कार के बारे में समझिए। एक संस्कार होता है विद्यारंभ होता है। विद्यारंभ में होता है कि बच्चे को परिवार में ही अनौपचारिक शिक्षा, शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उपनयन संस्कार गुरुकुल में भेजने के लिए, गुरुकुल की शिक्षा जब प्रारंभ होगी तो बच्चे का उपनयन संस्कार होगा, तब गुरुकुल जाएगा, गुरुकुल भेजने के लिए। समावर्तन जब शिक्षा समाप्त हो जाएगी, गुरुकुल से उसको वापस आना होता है। और इस शिक्षा में ब्रह्मचर्य पर बल दिया जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? 4 आश्रमों का विधान है हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और एक सीमांतोन्नयन है। सीमांतोन्नयन कब होता है? जब बच्चा गर्भाधान है, इसमें गर्भाधान हुआ, गर्भाधान के चौथे से 8वें सप्ताह में इसमें क्या करते हैं कि गर्भवती महिला के बाल को, सीमांत को उठाया जाता है
तथा गर्भवती महिला को आराम करने की, अच्छी बातें सोचने की, अच्छे काम करने की सलाह दी जाती है ताकि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़े। तो यह जो है शिक्षा से संबंधित नहीं है, शेष जो है शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सीमांतोन्नयन, इसको हम लोग टिक करते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? आगे चलें। 110 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन ने, बी है बहलोल लोदी ने, सी है सिकंदर लोदी ने, डी है फिरोज तुगलक ने। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आगरा की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। 1504 ईस्वी में, समझ रहे हैं, राजस्थान पर अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हेतु 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। किसने की? सिकंदर लोदी ने की। यहीं पर एक किला बनवाया, यहां पर एक क्या बनवाया? किला बनवाया। और इसी आगरा को जो है 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। आगरा में जो किला बनाया था उस किला का नाम आपको परीक्षा में पूछा गया है बादलगढ़ का किला, कि बादलगढ़ का किला किसने बनवाया? तो आपको उत्तर आएगा सिकंदर लोदी ने बनवाया। यह इससे पहले आपकी परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी 2005 में, 2010 में क्वेश्चन क्या, आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आगरा की स्थापना किसने की? देख लिया आपने। आइए 101, संत समर्थ रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। महाराष्ट्र के भक्त संतों में, महाराष्ट्र के भक्त संतों में रामदास अग्रगणी रहे हैं और इनका जन्म जो है 1608 ईस्वी में हुआ था। जन्म इतना समझिए। और ये जो है शिवाजी के समकालीन, मराठा शिवाजी के समकालीन तथा उनके आध्यात्मिक गुरु थे। जो उनका झंडा है, इन्हीं का भगवा है, आध्यात्मिक गुरु थे। क्योंकि शिवाजी किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। तो इसलिए रामदास किसके समकालीन होंगे? औरंगजेब के। और विकल्प आप देखिए, ऑप्शन डी देखिए, उसमें औरंगजेब दिया गया है, इसी को करेक्ट कर लीजिए। इतना आया। आगे इनसे संबंधित, रामदास संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दासबोध, ये पूछा गया है आपके पीजीटी में, दासबोध किसने लिखा है? और इन्होंने धरकरी संप्रदाय प्रारंभ किया था। तो धरकरी संप्रदाय किसने प्रारंभ किया? ये दो और प्रश्न हैं जो इसके अतिरिक्त आपसे पूछे जाते हैं, तो आप यहां से समझ लीजिए। और समझना है तो पीजीटी 2004 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 38 जाइए। दासबोध नामक पुस्तक लिखी है, वहां पर महाराष्ट्र आंदोलन, पंढरपुर आंदोलन, महाराष्ट्र के संतों, इन सब के बारे में अच्छी तरह से व्यवस्थित विवरण दिया गया है। क्वेश्चन है 112, भीमबेटका प्रसिद्ध है? ए है मंदिरों के लिए, बी है मूर्तियों के लिए, सी है बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, डी है शैल चित्रों के लिए। तो भीमबेटका पहले पता हो कहां पर है? भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन
जिले में है। यहां से जो है शैल चित्र हैं, प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं, गुफाओं में चित्र बने हैं। ऑप्शन डी सही है। ये जो चित्र हैं ये मध्य पाषाण काल के, ये जो चित्र हैं नवपाषाण काल के और ऐतिहासिक काल के, ऐतिहासिक काल के हैं। तो मध्य पाषाण का, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल के चित्र जो है भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। आइए इसको देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो अपनी प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों और गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाओं में मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ऐतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। चित्रों की विषय वस्तु क्या है? शिकार का दृश्य, नृत्य, युद्ध, जानवर, बैल, घोड़े, हाथी, शेर, दैनिक जीवन की गतिविधियां, इनका विवरण है। चित्रों के रंग क्या हैं? लाल, सफेद, हरे हैं, जो प्राकृतिक गेरू, हेमेटाइट, लकड़ी का कोयला और पौधों के रस से बने हैं। यहाँ में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं भीमबेटका में, जू रॉक गुफा माने जानवरों की गुफा है, ऑडिटोरियम गुफा, भेड़ियों की गुफा, लंगूर और मोर वाली गुफा प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो भीमबेटका में पाई जाती हैं। क्लियर? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ए है चिनाद से, बी है बुरजहोम से, सी है लहुरा देवा से, डी है सेनुआर से। आप लोग देखते होंगे आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और हर विकल्प के अनुसार आपका उत्तर बदलता रहता है। किसी में मेहरगढ़ सही होता है, किसी में झूसी सही होता है, किसी में कोल्डिहवा सही होता है और किसी में लहुरा देवा सही होता है। आइए आज अभी हम लोग समझ लेते हैं कहाँ किस विकल्प प्रश्न में कौन सा विकल्प हमको मारना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रयागराज में एक स्थान है झूसी, सबको पता होगा, जो इलाहाबाद प्रयागराज के निवासी हैं। यहां से धान की खेती का साक्ष्य मिला है, जो 9000 ईसा पूर्व का है। क्लियर हुआ प्रयागराज और झूसी का। अगला है संत कबीर नगर। ये कहा? उसमें एक स्थान है लहुरा देवा झील है। यहां से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो 8000 BC का है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर आए बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़। यहां से गेहूं, जौ, कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह है 7000 ईसा पूर्व का। ठीक। आइए इसी तरह से प्रयागराज के समीप है देवघाट के में बोलन घाटी में कोल्डिहवा, यहां से चावल या धान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो 6000 BC का है। अब आप समझिए, अगर विकल्प में झूसी है तो सबसे प्राचीन झूसी हो जाएगा। अगर विकल्प में लहुरा देवा है, सबसे प्राचीन लहुरा देवा हो जाएगा। अगर विकल्प में झूसी और लहुरा देवा नहीं है, क्या है, मेहरगढ़ है, तो वह हो जाएगा। ठीक है। और अगर विकल्प में झूसी, लहुरा देवा, मेहरगढ़ नहीं है और कोल्डिहवा है, तो विकल्प में कोल्डिहवा हो जाएगा। इसको क्लियर कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे, एकदम सही करें, पूरी तरह सही करके आए।
तो इसका देखिए विकल्प मान लीजिए, इसमें सी है लहुरा देवा, क्योंकि झूसी इसमें है नहीं। आइए थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। प्रयागराज के झूसी व संत कबीर नगर में लहुरा देवा की खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है झूसी में 9000 ईसा पूर्व, लहुरा देवा में लगभग 8000 ईसा पूर्व धान की खेती होती थी। मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का कहा गया है। यहाँ से गेहूं, जौ, कपास की खेती होती है। कपास की खेती सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो यहीं पर मिलेगा मेहरगढ़ में। जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ मिलेगा। गेहूं की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ मिलेगा। लेकिन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर करेंगे और धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो उत्तर झूसी, उसके बाद लहुरा देवा आएगा। समझ गए। प्रयागराज के देवघाट के पास बेलन नदी की घाटी में अवस्थित कोल्डिहवा से चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह लगभग 6000 ईसा पूर्व का है। यहीं पर महगरा भी है, वहां भी चावल का साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है गोवा, बी है सूरत, सी है पांडिचेरी, डी है मद्रास। देखिए यहां भी एक कंफ्यूजन है, होता है, उसको समझते हैं, फिर विकल्प वाइज आपके उत्तर यहां पर बनते हैं। 1611 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य से इन्होंने मसूलीपट्टनम प्राप्त किया और यहां पर क्या बनाया, फैक्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां फैक्ट्री बनाई। तो ये है भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम पहली फैक्ट्री है। एकदम क्लियर रखिए। फिर 1613 ईस्वी में जहांगीर के फरमान से थॉमस एल्डबर्थ ने सूरत में क्या की, फैक्ट्री स्थापित की। यह जो फैक्ट्री है अंग्रेजों की उत्तर भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी, प्रथम फैक्ट्री। अब विकल्प देखिए, मसूलीपट्टनम दिया है, नहीं दिया है, तो आपको क्या कर देना है, सूरत को सही कर देना है। अगर ये पूछे भारत में पहली फैक्ट्री और उसे मसूलीपट्टनम और सूरत दोनों दे तो मसूलीपट्टनम को हमको मारना है। अगर पूछे उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम सूरत दोनों दे विकल्प में, तब हमको सूरत को मारना है। ऑप्शन सही रूप में वही होगा। क्लियर हुआ है। चलिए ये देखिए, आपके पीजीटी 2009 के चौथी क्लास के 100 नंबर पर यही प्रश्न पूछा गया था। रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रिपीट क्वेश्चन को जरूर करिए। इसको मैं करवा भी रहा हूं अच्छे तरीके से। साथ में इससे जो नए प्रश्न बन रहे हैं और कहां पर आपका कंफ्यूजन होगा उसको भी कैसे दूर करना, इस पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं। आप लोग देख भी रहे हैं इसको। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया? ऑप्शन है राजराज, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है अधिराजेंद्र, डी है परांतक। तो इसका उत्तर होगा राजराज प्रथम, ऑप्शन ए है। राजराज प्रथम ने क्या किया, सिंघल माने श्रीलंका माने लंका के राजा थे महेंद्र पंचम, महेंद्र फिफ्थ, इनको जीता। समझ गए। जीत करके सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उत्तरी भाग पर क्या किया, अधिकार कर लिया। इस जीत के बाद इसने उपाधि धारण की। किसने, राजराज प्रथम ने क्या,
सिंहलांतक, सिंहल का अंत करने वाला, सिंहलांतक की उपाधि धारण की। साथ में उत्तरी भाग पर जो अधिकार किया था, इसका नाम रखा, क्या नाम रखा? मां मुंडी चोल मंडल। इसका क्या नाम रखा? मामुंडी चोल मंडल रखा। इसकी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया, इसकी राजधानी बनाया किसको? पोलोनरुआ को, पोलोनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। और इस पोलोनरुआ का नाम भी बदला, इसका नामकरण किया, नाम रखा है जगन्नाथ मंगलम, जगन्नाथ मंगलम। बाद में इनके जो पिता थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने श्रीलंका को, लंका को पूरी तरह से जीता और महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। 12 साल तक चोल साम्राज्य में महेंद्र पंचम बंदी थे, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। समझ गए? तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया, राजराज प्रथम है, ये वाला ऑप्शन सही है। और देखिए पीजीटी 2009 में क्वेश्चन था श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीता था, यह प्रश्न था। इसी की व्याख्या में आपको राजराज की उपलब्धियां के बारे में पता चलेगा, वहां से जाकर के एक बार देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं है? ए है वृष, बी है गज, सी है व्याघ्र, डी है गाय। गाय हमको वैदिक काल से मिलती है, इसलिए ऑप्शन डी है। और इसको अच्छे से समझना है तो हम लोगों ने अभी पशुपति का पढ़ा था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल है। यहाँ की एक मुहर पर ना, मुहर पर एक जो है पुरुष देवता का चित्र है, जो चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके ऊपर सींग निकली हुई है। उसके दाएं और बाएं और पशु बने हैं, दाएं और बाएं और पशु बने हैं। इसको आप बना लेंगे। दाएं माने मजबूत, मजबूत माने व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, और हाथी दाया थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए गैड़ा और भैंसा, गै भैं ना, भैंसा। अब आप देखें यहाँ पर व्याघ्र है, हाथी है, वृष है ना, वृष है, तो यहाँ पर हो गया। और गाय यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। और उस योगी के चरणों में पैरों के पास 2 हिरण बने हुए थे ना। और वृष जो है सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता था, कुबड़दार वृष की यहाँ पर महत्ता थी। तो ये भी देखिए, आपको देखना है तो इसी जो हम लोग 2013 निरस्त कर रहे थे, पहला क्वेश्चन है पशुपति की पूजा, वहां पर जाकर देख लीजिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, महावीर की जन्मस्थली थी? ए है वैशाली के निकट कुंडग्राम में, बी है पावापुरी में, सी है कुशीनगर में, डी है सारनाथ में। तो ऑप्शन ए है वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञातृक क्षत्रियों के प्रधान सिद्धार्थ के घर 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? महावीर का। क्लियर हुआ? इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनसे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो हम लोग इसी 2013 के निरस्त परीक्षा में चर्चा किए थे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, ये बात हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इनकी उस समय उम्र जब 42 वर्ष हुई, 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गांव के पास रिजुपालिका
नदी के किनारे, नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो पीपल या वट वृक्ष की बात करते हैं, महावीर की बात करेंगे तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर साहब क्या कहलाए? केवलिन कहलाए, अर्ह कहलाए ना, जिन कहलाए और निर्ग्रंथ माने बंधन रहित इनकी उपाधियां हुई। और 72 वर्ष की उम्र में की आयु में पावा में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। अब जन्म मृत्यु शिक्षा के संबंध में कोई भी प्रश्न आएगा आप निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। ये देखिए पीजीटी 2002 में तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, परीक्षा में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करिए आप लोग। क्वेश्चन है 118, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो मेवातियों का विद्रोह हो रहा था, कटेहर के राजपूत विद्रोह कर रहे थे, वो बुंदेलखंड के विद्रोहियों के विरुद्ध जो है रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इसमें सही है। रक्त और लौह की नीति किसने प्रारंभ किया? बलबन ने किया। इस नीति में क्या किया गया कि वो जहां निवास करते थे, चाहे जंगल हो चाहे घर हो, इनको जंगल को साफ किया गया। और क्या किया? विद्रोहियों का बड़े पैमाने पर वध किया गया, बड़े पैमाने पर विद्रोहियों का वध किया गया और इनके केंद्र नष्ट किए गए। और यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में विद्रोह अगर करें तो कैसे इसको समाप्त किया जाए। यह रक्त और लौह की जो नीति है, इतिहासकार इसको जो इन्होंने कठोरता की नीति अपनाई और उसमें जो है बहुत से लोगों को मारा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा। तो ये सफल हुई और विद्रोह बंद हो गया। इसलिए इतिहासकार इस नीति को जो मेवातियों के विरुद्ध, कटेहर के राजपूतों के विरुद्ध, बुंदेलखंड के विद्रोहियों के विरुद्ध बलबन ने अपनाया था, उसे रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आइए इसको समझते हैं। बलबन ने मेयो माने मेवातियों, कटेहरों एवं बुंदेलखंड के लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। सबसे पहले उसने मेवातियों के उपद्रव को समाप्त करने का निश्चय किया। मेवाती डाकू समझिए राजधानी के समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करते थे। उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि वे राजधानी में घुसकर लूटमार करते थे। बरनी के अनुसार इनके डर से शाम होने से पहले ही दिल्ली के घरों के फाटक बंद हो जाते थे। लूट मार करके घने जंगलों में बीच में चले जाते थे, इसीलिए वह सुल्तान के सैनिकों के पहुंच से बाहर हो जाते थे। लूट मार किए, जंगल में भाग गए, सैनिक खोजने गए, पकड़ ही नहीं पाए, ये स्थिति हो जाती थी। जब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बलबन ने कार्रवाई की परंतु सफलता नहीं मिली। सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम बलबन ने 1267 ईस्वी में मेओं का दमन किया। मेवाती डाकुओं के इलाकों को सेना द्वारा घेर कर जंगलों को काट दिया गया, उनके गांवों को नष्ट कर दिया गया, सभी वयस्क पुरुषों को मार डाला गया, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। उस क्षेत्र में सैनिक छावनियां कायम कर दी गईं ताकि उस क्षेत्र में कोई विद्रोह ना हो। ये मेवातियों के विरुद्ध किया गया। इसके बाद कटेहरी राजपूतों की बारी आई, उनके विरुद्ध विद्रोह अवध के इलाकों में हो रहे थे। इसे कई सैनिक क्षेत्रों में बांट दिया गया, सेक्टर में बांटा। पहले कटेहर राजपूतों, प्रत्येक सैनिक अधिकारी को जंगल कटवाने, विद्रोहियों का वध करने, उनको केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद अमरोहा बदायूं क्षेत्र के विद्रोहियों का दमन किया।
इन सब क्षेत्रों में बलबन ने समान नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य विद्रोहियों को कठोर दंड देकर आतंकित करना था। इस प्रकार बलबन की लौह और रक्त की नीति पूर्ण रूप से सफल रही और विद्रोह शांत हो गए। क्लियर, आगे चलें। क्वेश्चन है 119 है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ए है ऋग्वेद में, बी है यजुर्वेद में, सी है अथर्ववेद में, डी है भगवत गीता में। क्लियर है। इससे पहले 2-3 बार ये पूछा गया है प्रश्न। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऋग्वेद में कहां मिलता है? 10वें मंडल में। कौन सा सूक्त है? ये सब पूछता है। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है कि एक विराट पुरुष से जो है ये चतुर्वर्ण पैदा हुए हैं। विराट पुरुष की देवताओं ने बलि दी। विराट पुरुष की देवताओं ने बलि दी। जब बलि दी तो उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनकी भुजा बाहु से राजन्य उत्पन्न हुए। उनके उरु माने पेट से वैश्य उत्पन्न हुए। पाद माने पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण राजन्य माने क्षत्रिय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब उत्पन्न हुए विराट पुरुष से, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया होगा। अब क्लियर हो गया आपको। ये देखिए पीजीटी 2000, 2002, 2004 में देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ। इसी में सबसे पहले देखिए शूद्र का उल्लेख मिलेगा। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की गई। देख रहे हैं ना, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ लीजिए आप लोग यहां से। 120 है, कृषकों की सहायता है तो किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है गैसुद्दीन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी शेरशाह। इसमें पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन डी है शेरशाह। शेरशाह ने अपने बहुत से प्रशासनिक सुधार किए। उसमें उसने भू लगान संबंधी सुधार किया। लगान संबंधी सुधार में क्या किया उसने? भूमि की पैमाइश करवाई, माप करवाया, भूमि का वर्गीकरण करवाया, औसत उपज के आधार पर उसने भूमि कर का निर्धारण किया। उसके अतिरिक्त उसने जो है राज्य और कृषक के मध्य समझौता या संपर्क के लिए 2 चीजें प्रारंभ की। एक था पट्टा। पट्टा क्या था? राज्य द्वारा किसको दिया जाता था? कृषक को। जिसमें क्या रहता था? उसका यह रहता था भू राजस्व कितना देना है। फिर इस पट्टा कौन राज्य द्वारा कृषक को दिया जाता था? कबूलियत। कबूलियत जो है कृषक राज्य को देता था। कृषक किसको देता था? राज्य को देता था। इसमें क्या रहता था? भूमि का विवरण रहता था। विवरण रहता था और दिया गया भू राजस्व, दिया गया लगान, इसके बारे में रहता था। इसलिए पट्टा राज्य देता था, कबूलियत किसान देता था। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने की? शेरशाह ने की। भू राजस्व वसूली के लिए शेरशाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा की व्यवस्था की। प्रत्येक कृषक द्वारा राज्य को एक कबूलियत लिखना पड़ता था, जिसमें खेत का विवरण, उसके द्वारा दिए जाने वाले भू राजस्व का उल्लेख होता था। इसके बदले में राज्य की ओर से प्रत्येक कृषक को पट्टा दिया जाता था, जिसमें राज्य द्वारा भू राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण होता था।
कबूलियत और पट्टा कृषक एवं राज्य के मध्य एक प्रकार से समझौता था। राज्य कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता था, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। अगर पूछे कि इनकी कौन सी व्यवस्था थी शेरशाह की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। समझ आया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया? ए है महमूद गजनवी, बी है मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेनापति थे, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इन्होंने 1193 ईस्वी में बिहार पर अटैक किया। कहां पर आक्रमण किया? बिहार पर आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जलाने पर यह कहा जाता है कि कई महीनों तक पुस्तकों के जलने की लपटें निकलती रहीं। समझ रहे हैं। तो किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। कब जलाया? 1193 ईस्वी में। ऑप्शन क्या है? डी है बख्तियार खिलजी। आइए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने लगभग 1193 में ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। इसी दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ध्वस्त किया, भिक्षुओं की हत्या कर दी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, जिसको धर्मगंज में रखी गई लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ महीनों आग में जलते रहे। क्लियर। अगला है प्रश्न 122 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची में अलाई दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर, मोती मस्जिद आगरा, एतमादुल्ला मकबरा आगरा। किसने बनवाया है? दिया गया है अलाई दरवाजा कुब्बतुल इस्लाम, जो मेहरौली में कुतुब मीनार है, वहीं पर उसी परिसर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी। उस मस्जिद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है? ऑप्शन 1 में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। आप लोगों को पता है 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने क्या किया था? सीकरी का नाम बदल कर फतेहपुर सीकरी किया था, और वहां की जो जामा मस्जिद थी उसके एक दरवाजे को बहुत ऊंचा करवाया था, जिसका नाम बुलंद दरवाजा है। अकबर ने किया। 2, ये देखिए 2 अकबर है। मोती मस्जिद आगरा की, इसको शाहजहां ने बनवाया। ये 3 है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। 4 है। एतमादुद्दौला के मकबरे के बारे में प्रसिद्ध है पित्रादुरा का पिच्चाकारी का पहला प्रयोग एतमादुद्दौला मकबरा में किया गया है। पहला मकबरा जो पूर्णतः संगमरमर से बना है एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जिसमें होगा वही सही होगा। 1, 2, 3, 4 पहले में भी है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यही सही है। कोई समस्या? आगे चलें। 123 है। निम्नलिखित में से थेरवाद या अस्थविरवाद किसे कहा जाता है? ए है महायान, बी है हीनयान, सी है वज्रयान, या डी है तंत्रयान। देखिए हुआ क्या था कि जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी समय जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा था। एक था अस्थविर, जिसको थेरवादी कहा जाता, थेरवाद कहा जाता था। एक था अस्थविर, दूसरा था महासांघिक। सर्वास्तिवाद जिसको कहा जाता था। ये है दूसरी बौद्ध संगीति में। समझ गए। फिर यही जो चौथी जो बौद्ध संगीति होती है कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण के शासनकाल में, चौथी संगीति जब होती है तो अस्थविर थेरवाद बदल जाता है, हीनयान में परिवर्तित हो जाता है पूर्णतः से, और महासांघिक सार्वास्तिवाद ये महायान में। तो समझ गए, हीनयान
से जुड़ा हुआ है अस्थिवीर, इसलिए ऑप्शन बी। थेरवाद जो है हीनयान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन 20 में क्या है, यही करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार जो हम लोगों ने अभी बात की है, तब प्रश्न में चलते हैं। बौद्ध धर्म में पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान अस्थिवीर थेरवादी महासांघिक सार्वस्त्यवादी के रूप में हुआ, जो कालांतर में हीनयानी और महायानी कहलाए। द्वितीय और तृतीय संगीति के अंतराल में इन दोनों संप्रदायों के लगभग 18 उप संप्रदाय विकसित हुए। स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय चौथी संगीति में विभाजित हुआ। कालांतर में अन्य संप्रदाय विकसित हुए, जैसे तंत्रयान, सहजयान, इस तरह के संप्रदाय। समझ गए। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 2013 में पूछा है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है घनश्याम दास बिड़ला, बी है BR अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी और डी है विनोबा भावे। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। 1932 में निम्न वर्गों के उत्थान के लिए, वर्गों के उन्नयन के लिए गांधी जी ने उनका नाम रखा हरिजन, हरि के जन है ये रखा। फिर गांधी जी ने 30 सितंबर 1930 में एक संस्थागत प्रयास किया हरिजनों के उत्थान के लिए। उन्होंने बनाया ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया। इसी लीग ने हरिजन नामक पत्रिका जारी की और कालांतर में इसी का नाम बदलकर हो गया सर्वेंट ऑफ हरिजन सोसाइटी। क्या नाम हो गया, सर्वेंट ऑफ हरिजन सोसाइटी, मतलब हरिजन सेवक संघ हो गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे बहुत बड़े व्यापारी GD बिड़ला, GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। और इसके पहले सचिव थे अमृतलाल ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर। अब आपको यहां से उत्तर निकालना आसान हो जाएगा। एक तो आप जान गए, दूसरा ए जान गए, तीसरा हरिजन, हरिजन पत्रिका, और GD बिड़ला माने घनश्याम दास बिड़ला। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या है, ए करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों को उन्नत करने के उद्देश्य से हरिजन उनका नाम रखा। 30 सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ हरिजन सोसाइटी हुआ, जिसका मुख्यालय किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में है। जो भी हिंदी माध्यम के छात्र IAS की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर जाते हैं वो किंग्सवे कैंप से परिचित हैं, वहीं पर इसका मुख्यालय है। जिसके प्रथम अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, सचिव अमृतलाल ठक्कर बने। समझ गए। 8 मई 1933 में गांधी जी अछूतों प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जेल में शुद्ध के लिए 21 दिन का उपवास रखा। इसी दौरान गांधी जी ने कहा, इसी समय आपको पूना पैक्ट 1932 में जो है रैमजे मैकडॉनल्ड अधिनिर्णय आया था, वहां से जोड़ के समझिए, समझ में आएगा। गांधी जी ने कहा या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो
या तो मुझे अपने बीच से हटा दो, यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की। अब पूछेगा हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की थी, तो वर्धा से। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने करीब 12,500 मील की यात्रा की। 15 जनवरी 1934 में गांधी जी ने बिहार में आए भूकंप पर कहा, यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। यह गांधी जी का मानना था। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी को कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं में उत्पात मचाया गया, पर्चे बांटे गए। यह वही समय था जब भगत सिंह को फांसी से बचा नहीं पाए थे। फिर 25 जून 74 को पूना में गांधी जी के कार पर बम भी फेंका गया। तो ये हरिजन यात्रा उनके संबंध में आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, जो 2013 निरस्त परीक्षा का अंतिम प्रश्न है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। ए परिहार, बी धर्मस्थी, सी कंटक शोधन, डी दंडाधिकार। दीवानी मामले मतलब भू राजस्व के, जमीन के मामले, फौजदारी मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, सीधे शब्दों में समझिए। तो मौर्य काल की बात है। मौर्य काल में जो सर्वोच्च न्यायालय होता था वो राजा का होता था। न्यायालय ये क्या होता था, राजा का न्यायालय होता था। सर्वोच्च न्यायालय किसका होता था, ये राजा का न्यायालय होता था। और उसके बाद जो है दो तरह के न्यायालय थे। एक दीवानी न्यायालय था जिसको धर्मस्थी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन बी में देखिए धर्मस्थी है, ये दीवानी न्यायालय था। और दूसरा फौजदारी न्यायालय होता है, जिसे कंटक शोधन कहा जाता था, फौजदारी। एक कंटक शोधन के बारे में बताया, कंटक मतलब चुभाना होता है, चुभाना मतलब मारपीट से संबंधित होगा, तो यहां से आप जोड़कर इसको याद रख सकते हैं। बताया था धर्मस्थी, ये हो गया, तो आपको उत्तर मिल गया है। यह आपकी परीक्षा में पूछा गया था 2011 में कि कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था, तो वहां की व्याख्या हम पढ़ेंगे, तो वहां धर्मस्थी के बारे में भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, वर्ष 2013 की जो निरस्त परीक्षा थी उसको हम लोगों ने जितने प्रश्न आए थे सबको सिलसिलेवार ढंग से ऑथेंटिक आंसर प्राप्त कर लिया। और जो नए प्रश्न बने या जहां जहां से प्रश्न हो सकते थे उन सब पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई। अब आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। फीडबैक आप कैसे देंगे, लाइक और कमेंट के माध्यम से देंगे, वो आप दीजिए। हम लोग आगे भी क्लास करते रहें, कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं राजेश सर आप लोगों को देता हूं। और यह निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। गवर्नमेंट स्टडी चैनल में गवर्नमेंट जो हमारा है उसका अर्थ है गाइड एंड मोटिवेट एवरी टाइम, मतलब हम और हमारी टीम एवरी टाइम, प्रत्येक समय आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।